नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से फिजिक्स MCQ रूटीन स्टार्ट किए हुए थे, तो आज का हम फिजिक्स MCQ रूटीन लेक्चर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारा 81 क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर स्टार्ट होता है। तो हमारा 81 क्वेश्चन क्या कहता है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो हमारा बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, चेंज नहीं होता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर व्याख्या देख रहे होगे, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब हम बर्फ पर प्रेशर डालते हैं तो उसका गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस वो घटकर नीचे आ जाता है, जिससे कि वो एक पतली फिल्म अपने ऊपर बना लेता है, जिसका प्रयोग मैं आगे आपको जो स्केटिंग होता है उसमें आपको बताऊंगा कि जब बंदा कोई आदमी स्केटिंग करता है स्केटिंग शूज पहन के, तो जब वो उस पर फिसलता है, फ्रिक्शन होती है, तो उसके पर प्रेशर लगता है और प्रेशर लगने के कारण जो उसके स्केटिंग शूज और बर्फ़ के बीच एक थिन लेयर, पानी की थिन लेयर बन जाती है, जिससे कि वो आसानी से स्केटिंग कर पाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर घट जाता है। जब प्रेशर हम बर्फ पर डालेंगे तो इसका जो गलनांक है वो घट जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, क्यों। आपने अगर आप एक्सपेरिमेंट इसको प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से करोगे तो आप देखोगे जो फुहारा होता है उसमें से पानी निकलता है तो उसका वेग बहुत तेज होता है, क्योंकि प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसके ऊपर बॉल रख दोगे, छोटी या बड़ी, बड़ा फुहारा होगा तो बड़ी बॉल रख कर देखना है, छोटा होगा तो छोटी रख के देखना, तो वो उस पर वो होने लगेगी, नाचेगी, ऊपर नीचे होगी, वो इधर उधर नहीं होगी, उसके ऊपर ही रहेगी। तो ये कारण किसका है, ये कारण क्या है कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पहला ऑप्शन है पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तीसरा ऑप्शन है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी को श्यानता के कारण। ये आपका ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा कि पानी का वेग अधिक होने से, जो पानी का वेग अधिक है तो उसका प्रेशर डाउन कर देता है, जिससे कि जो बॉल है आसानी से नाचती रहती है पानी के ही ऊपर। अब हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण दिया ही नहीं है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्या बोलता है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे तल से पिघलता है, क्योंकि। देखिए ये क्वेश्चन आपको अलग लगेगा, परंतु जो पिछले वाला क्वेश्चन है प्रेशर वाला, हम बर्फ पर प्रेशर डाल रहे हैं उसी के कारण है। क्योंकि जो आपका बर्फ होता है, इतना बड़ा बर्फ है आपका, ये हिमखंड है, ये आपका हिमखंड है, तो जो ये ऊपर का पूरा का वेट है ये नीचे की ओर लगाता है। यहाँ पर नीचे जो नीचे का उसका सरफेस है उस पर पूरे हिमखंड का प्रेशर लगता है। तो अगर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ऊपर का वेट प्रेशर नीचे की इस सतह पर प्रेशर लगा रहा है, लगाने पर उसका गलनांक कम हो जाएगा, जिससे कि वो पिघलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। करेक्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर मैं इसकी व्याख्या की बात करूँ, व्याख्या क्या कहता है कि हिमखंड की शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक घट जाता है। क्योंकि पूरे हिमखंड का जो वेट है, प्रेशर है, वेट के कारण प्रेशर है, वो नीचे सरफेस पर लग रहा है, जिससे कि वो नीचे की ओर से पिघलना स्टार्ट होता है गलनांक घटने के कारण। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 क्या बोलता है कि दल दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि। इसका कारण मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब की जो माप होती है
मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो ही प्रेशर होती है एकांक क्षेत्रफल पर। तो अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, फॉर्मूला होता है P बराबर F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसने कहा है कि अगर हम जो दलदल में व्यक्ति फंसा हुआ है उसको हम लेटा दे, ऐसे लेटा दे, तो आप देखिएगा पहले ये आदमी खड़ा था दलदल में, अब लेट गया, तो लेटने के कारण पहले आदमी ऐसे खड़ा था, तो आप देखोगे इसका जो सरफेस है, जो एरिया है सरफेस का, वो कम है, ये दलदल है, कम है यहाँ पर। अगर हम ये दलदल है आदमी को लेटा दे, लंबा लेटा दे, तो आप देखोगे इसका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से P बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम सरफेस के एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो वो लेटने की कोशिश करें, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम में नीचे शटर डाउन होगा, जिससे कि उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन अगर आप देखें करेक्ट क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने से इसका जो दाब है वो कम हो जाएगा, आप दाब कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 85 क्वेश्चन कहता है, ये RRB ASM GG 2004 में आया हुआ है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? ये भी इसी का कारण है जो मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि जब हम दो बर्फ को दबाएंगे आपस में तो प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के कारण क्या होगा कि दोनों बर्फ के बीच जो गलनांक है वो कम हो जाएगा। दोनों सरफेस का गलनांक कम होने के कारण एक जो पानी की जो है थिन लेयर बन जाएगी, और थिन लेयर उसको प्रेशर छोड़ने पर वो तुरंत आपस में चिपका देगी दोनों टुकड़ों को। ये इसका कारण है। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें, व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या क्या कहता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, बढ़ जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, ये आपका मिसप्रिंट है, घट जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम ऑप्शन सही करें तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 86 क्वेश्चन में कहता है कि प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों? जब आंधी तूफान आते हैं तो उसकी जो छत वगैरह होती है घास फूस की, वो उड़ जाती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, छतों का आकार जटिल होता है, छतें कर बंधी नहीं होती, या फिर छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। इसलिए ऑप्शन में क्या है कि जब आंधी आती है तो वो प्रेशर ऊपर की ओर ज़्यादा होता है, जबकि छत होती है उसके नीचे जो प्रेशर होता है कम होता है, जिसके कारण वो उड़ जाती है। ये इसकी सही ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट की रेल की पटरी होती है उसके नीचे कंक्रीट की बैटन सी होती है, वो क्यों लगाई जाती है? जिससे कि जो रेल का मूवमेंट होता है तो प्रेशर नीचे की ओर लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए एक बार। ये यहाँ पर रेल की पटरी है दो, यहाँ पर स्ट्रिप बिछाई जाती है ऐसे। ये थोड़ी चौड़ी होती है, क्यों होती है? कि जिससे कि रेल का जो प्रेशर है नीचे की ओर, रेल मूवमेंट के कारण प्रेशर जो नीचे की ओर पड़ रहा है वो एक वाइड स्प्रेड सरफेस पर पड़े, ना कि एकांक पर। जिससे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और उसके जो शटल डाउन होने की, धंसने की जो क्रिया है वो कम हो जाएगी। इस कारण हम उसका जो चौड़ी स्ट्रिप है, पट्टी है, वो हम कंक्रीट की लगाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वह झटकों को अवशोषित कर सके, फिर पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पट्टियाँ समानांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाएगा दाब कम हो जाए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा लगाएगा जो दाब है
जो प्रेशर है वो कम हो जाए। प्रेशर सरफेस जो एरिया है ज़्यादा पे लगेगा तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 88 क्या कहता है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? इसका कारण देखिए, क्यों अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाए, पहाड़ों पर जाए, तो उसके नाकों से खून निकलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको मैं बताऊं, क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर जाने पर क्या होता है कि वहां पर वायुमंडल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, गिर जाता है। इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ये दो चीज पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपके जो ब्लड प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। जबकि जो सही इसका डिपेंडेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो कम होने के कारण क्या होगा, जो उसकी ब्लड प्रेशर की कंपैरिजन में कम होने के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि वो कम प्रेशर की ओर जाएगा और ये खून हमारे नाक से खून बाहर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कि वायुमंडल प्रेशर दाब कम होने के कारण। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा सही होगा। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ये नहीं होगा। ये तो रक्तदाब तो सेम ही रहता है, जैसे हमारा नॉर्मल रहता है 80 to 120 मिलीमीटर पर HG, 80 to 120 होता है इसका वैल्यू, ये तो सेम ही रहेगा। पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ये नहीं होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक घटता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो ऑप्शन थे स्टार्टिंग के कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। आपका वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, ये आपका कारण है। और जो अंदर का प्रेशर है, हमारा ब्लड का प्रेशर है, वो ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब कोई वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है, इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैं इससे एक बड़ी लाइन खींच दूंगा, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। अगर मुझे एक लाइन है, इससे इसको बड़ा करना है, तो मैं छोटी लाइन खींच दूंगा तो वो बड़ी हो जाएगी। तो यही कारण है इसमें। आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर कम हो गया तो हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ गया, है तो वही, पर उसके कंपैरिजन बढ़ गया। तो जिससे कि जो अधिक प्रेशर है वो निम्न दाब की ओर जाएगा और हमारा खून बाहर आ जाएगा नाक से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम 89 क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ये भी सेम एज प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो इसके जैसा है। क्योंकि जब आप एरोप्लेन में बैठोगे वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। इस कारण जो स्याही है आपके फाउंटेन पेन की, वो आपको एरोप्लेन में बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आपको समझना है अच्छी तरह। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। लास्ट क्वेश्चन 90 हमारा क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। IAS 2003 में पूछा गया, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान जो उसका मास है वो सेम रहे, त्रिज्या जो रेडियस है वो 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के ताल पर, मतलब कि तल पर जो पृथ्वी का सरफेस है उस पर G का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, या फिर 2% कम हो जाएगा? इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2% बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। बोर्ड पर देखिए, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको 3-4 डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें अच्छी तरह समझाऊंगा कि होता कैसे है, कि 2% बढ़ेगा कैसे। अब देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण G बराबर है GME/RE², जहां जो G है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। जो M है वो अर्थ ऑफ मास है, मतलब कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। जो RE है वो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें इसकी अगर वैल्यू की बात करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, RE की जो रेडियस है वो रहेगी सेम, ME जो द्रव्यमान है वो भी सेम रहेगा, और जो सार्वत्रिक वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू देखें नेक्स्ट डायग्राम पर। G की वैल्यू होगी आपकी, ये याद करने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अगर मैं मास ऑफ अर्थ की बात करूँ, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करूँ, तो उसकी वैल्यू होती है 6.39 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस जो हमारी होती है वो 6371 हमारी किलोमीटर रेडियस होती है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो पृथ्वी है वो अंडाकार है। अगर हम केंद्र से भूमध्य रेखा की रेडियस नापे, मेजर करें, तो ज़्यादा होती है। अगर हम पोल ध्रुव तक नापे तो वो आपकी कम होती है। तो हम एक एवरेज कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये रहा आपका डायग्राम पृथ्वी की रेडियस निकालने का। अब मैं अगर बात करूं ए की हमारी है 6378 पॉइंट कुछ किलोमीटर। अगर मैं बी की बात करूं, ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है, मेरी भूमध्य रेखा है। तो ध्रुव की अगर मैं मापूं तो हो जाएगी आपकी 6356 पॉइंट कुछ किलोमीटर। तो इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है 2a + b/3। याद रखना, ये याद करने वाली फॉर्मूला है और वैल्यू भी याद करने वाली है। 2a + b/3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज रेडियस निकालने का। तो हमारी एवरेज जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 6371 हमारी किलोमीटर रेडियस आ जाएगी। तो इसलिए मैंने उसमें आपको बताया है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू 6371 है। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन से बताता हूं कि अगर हम 1% घटाए, फॉर्मूले बता दिए आपको, उसकी वैल्यूज बता दी। वैल्यूज का हालांकि मैं फॉर्मूले में यूज नहीं करूंगा, अगर मैं यूज करता हूं तो उसकी जो कैलकुलेशन है ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन में ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही करके बताऊंगा बिना वैल्यू यूज किए। अब देखिए मैं कैसे करता हूं कि 1% घटाने पर कैसे क्या होता है। अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरे गुरुत्व त्वरण का मान था Gme/re²। ये मेरा G की वैल्यू थी, तो मैं G1 लिख लेता हूं। पहले जो मेरी वैल्यू थी 1% घटाने से पहले, ये मेरी वैल्यू थी Gme/re²। अब मेरी आफ्टर दैट 1% की त्रिज्या में कमी करने के बाद मेरी क्या होती है वैल्यू, वो हो जाती है मेरी Gme/re इंटू 99/100, क्योंकि मैंने 1% घटाया है तो 99/100 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 1% त्रिज्या की कमी करने के बाद। अब मैं इसकी कैलकुलेशन ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर मेरी ये आ जाएगी 1.02 इंटू G1 के 1.02 मल्टीपल मेरी G2 की वैल्यू हो जाएगी 1% कमी करने के बाद। अब मैं G1 की अगर वैल्यू की बात करूँ तो G1 की वैल्यू 9.8 होती है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके मेरी 10 आ जाएगी, 10 अप्रोक्सीमेटली मेरी 10 आ जाएगी G2 की वैल्यू। G2 की वैल्यू क्या है? 1% त्रिज्या घटाने के बाद मेरी जो सरफेस पर G की वैल्यू होगी, अर्थ के सरफेस पर G की वैल्यू होगी, वो मेरी 10 होगी। अब मैं जो 10 है ये कितनी बड़ी, पहले 9.8 थी, पहले 9.8 थी और अब 10 हो गई, तो मेरी कितनी बड़ी, 0.2 बड़ी। तो मैं अगर परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज का मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि 0.2/9.8 इंटू 100। ये मेरा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो परसेंटेज से मैं क्या निकालता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2% मेरी G बढ़ जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है, 1% पृथ्वी की त्रिज्या घटाने पर मेरी 2% बढ़ जाएगी। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया, एक्सप्लेनेशन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रीबैक कीजिए और दोबारा समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको कह सकता है कि 2% घटा दी जाए, अगर बढ़ा दी जाए, तो ये कैसे भी आपसे क्वेश्चन करके एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। तो आज का सेशन और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो एक रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें। मेरे कहने का आशय है आपको
इसलिए होता है कि मैं शेयर इसलिए बोलता हूँ करने के लिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे नॉलेज गेन कर पाए, कि जितने बच्चे नॉलेज गेन करेंगे, वीडियो को देखेंगे, उतना ही भला होगा लोगों का और एग्जाम में क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अगली वीडियो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हैं तो हमारे जो ITI नगर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।